हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीडियो एजुकेशन पॉइंट। सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरे पुराने जो व्यूवर्स हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएँ, क्योंकि वो सिर्फ वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस कम्युनिटी को बढ़ाना आपका फ़र्ज़ है, वीडियोज़ को आपके सामने लेकर के आना मेरा फ़र्ज़ है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ ये अपनी ड्यूटी को ज़रूर निभाएं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ रिटन और स्पोकन वर्बल कम्युनिकेशन इज नोन एज। लिखित या उक्त मौखिक संचार के वस्तुनिष्ठ विश्लेषण की प्रणाली को निम्नलिखित के रूप में जाना जाता है: कंटेंट एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस, इंटरेक्शन एनालिसिस या फिर प्रोफाइल एनालिसिस। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस क्या होता है? एक रिसर्च का टूल होता है, ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर वर्क करता है। किसी के ऊपर वर्क करता है? क्वालिटेटिव डाटा के ऊपर। इसमें क्वालिटेटिव डाटा कैसा होता है? किसी के कहे हुए शब्द हो सकते हैं, कोई भी आपकी थीम हो सकती है, या कोई भी आपका कंसेप्ट हो सकता है, कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है। कोई वीडियो हो सकती है, कोई ऑडियो हो सकती है। इन सब के ऊपर क्या है? कंटेंट एनालिसिस किया जाता है। कंटेंट एनालिसिस क्यों किया जाता है? किसी भी थीम या रिसर्चर जो है देखता है किसी थीम का या किसी के कहे गए शब्दों की उपस्थिति का या फिर उनका मीनिंग जो है, उस मीनिंग के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन चीज़ों को वो जो है फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि ओपिनियन पोल के द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के भविष्य को जो है उसकी पॉसिबिलिटी, उसकी हारने जीतने की पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पे बताई जाती है इलेक्शन के समय में, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टी की जीतने और हारने की पॉसिबिलिटी को बताना, ये भी एक तरह का क्या है? कंटेंट एनालिसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट डिफाइन द बेसिक फिलोसफी थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू क्रिटिकल पेडागोगी। क्रिटिकल पेडागोगी के अकॉर्डिंग कौन सी जो स्टेटमेंट है वो डिफाइन करती है क्या? फिलोसफी थ्योरी प्रैक्टिस किसकी? टीचिंग ऑफ चिल्ड्रन, कि चिल्ड्रन को टीच करेंगे, ठीक। क्रिटिकल पेडागोगी के अकॉर्डिंग हमें बताना है। एक्सेप्टिंग मल्टीकल्चरल नीड्स to create equally comfortable learning environments for all children irrespective of culture and social origin। सांस्कृतिक और सामाजिक उत्पत्ति का ध्यान किए बिना सभी बच्चों हेतु बहुसांस्कृतिक आवश्यकताओं को समान रूप से आरामदायक अधिगम वातावरण बनाने की आवश्यकता को स्वीकार करना। या फिर ऑप्शन बी, challenges traditional beliefs about the knowledge, look for alternatives and create knowledge थ्रू थॉट्स, एक्सपीरियंस एंड डायलॉग। ज्ञान के बारे में पारंपरिक मान्यताओं को चुनौती, विकल्पों की तलाश और विचारों, अनुभव और संवाद के माध्यम से ज्ञान का सर्जन करना, ठीक है। नेक्स्ट, एम्फेसिस ऑन कंसेप्ट लाइक कंपैशन, काइंड हार्टेडनेस एंड हेल्दी डायलॉग टू इंश्योर चिल्ड्रंस वेलबींग एंड सोशल डेवलपमेंट। बच्चों की भलाई और सामाजिक विकास सुनिश्चित करने के लिए करुणा, दया और स्वस्थ संवाद जैसी अवधारणाओं पर जोर देना। या फिर क्वेश्चनिंग डोमिनेंट बिलीफ or world views about knowledge and learning and discover deeper meaning and root causes of the phenomena। ज्ञान और अधिगम के बारे में प्रबल मान्यताओं या विश्व के मान्य विचारों पर प्रश्न करना, परिघटना के गहरे अर्थ और मूल कारणों की खोज करना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो साथ ही इसके लिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की जो क्रिटिकल पेडागोगी है, उसके लिए जो क्रिटिकल पेडागोगी के लिए जाना जाता है पाउलो फ्रेरे को, क्योंकि पाउलो फ्रेरे क्या है, ये जो है एक फेमस राइटर रहे हैं और ये क्रिटिकल पेडागोगी के चैंपियन के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। एक टीचर का जो है क्या रोल होता है क्रिटिकल पेडागोगी के अंदर? टीचर जो है स्टूडेंट को जो है सोशल इक्वालिटी और जस्टिस के बारे में अवेयर करता है, और साथ ही जो है क्लासरूम में स्टूडेंट को इश्यू ऑफ पावर के बारे में भी क्वेश्चन अराइज करने के लिए जो है क्रिटिकल पेडागोगी इनवाइट करती है, ठीक है। जैसे कि इसके इश्यूज क्या हो सकते हैं क्रिटिकल पेडागोगी के अंदर? जो इश्यूज होते हैं फ्रेंड, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में हो सकता है, रेस के बारे में हो सकता है, ठीक है। आपका क्लास हो सकती है, जेंडर हो सकता है, सेक्सुअल ओरिएंटेशन हो सकती है, या फिर एज से रिलेटेड इश्यूज भी आपके हो सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राइटेरिया रेफरेंस इंटरप्रिटेशन ऑफ ए टेस्ट स्कोर।
ऑप्शन देख लेते हैं, अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक स्किल और कंसेप्ट बाय ईच इंडिविजुअल लर्नर इज असेस्ड, कि प्रत्येक व्यक्तिगत शिक्षार्थी द्वारा विशिष्ट कौशल आधारणों की उपलब्धि का आकलन किया जाता है। या फिर इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव आर बेस्ड ऑन आइडेंटिफाइड स्किल्स रादर देन ऑन ब्रॉडर लर्निंग, निर्देशात्मक जो उद्देश्य होते हैं व्यापक सीखने के बजाय पहचाने गए कौशल पर आधारित होते हैं। टेस्ट आइटम डिस्क्रिमिनेट बिटवीन एग्जामिनीज इन टर्म ऑफ देयर रिलेटिव पोजीशन इन द ग्रुप टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्कोर आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटाइल रैंक और स्टेनेंस टू इंश्योर इंटर एग्जामिनी कंपैरिजन। नेक्स्ट कहता है एन एग्जामिनी कैन कंपेयर हिज ओन परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्किल ओवर टेस्टिंग ओकेजन। एक परीक्षार्थी जो है परीक्षण के अवसरों पर कौशल के विकास के संदर्भ में अपने स्वयं के प्रदर्शन की तुलना कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका रहेगा ऑप्शन ए, ये ठीक है। उसके बाद बी भी जो है इसी का है, और जो है नेक्स्ट आपका ई, ये जो है आपका क्राइटेरिया रेफरेंस जो इंटरप्रिटेशन है उसके करेक्टरिस्टिक्स है। अब हम बात भी कर लेते हैं क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट के बारे में, और साथ ही नॉर्म्स रेफरेंस टेस्ट के बारे में बात करें। जो क्राइटेरिया रेफरेंस जो टेस्ट होता है एक तरह का ऐसा टेस्ट होता है जो स्टूडेंट के टेस्ट स्कोर का यूज़ करते हुए उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर के बारे में स्टेटमेंट जनरेट करने काम आता है। स्कूल के अंदर जो टीचर जो आपका टेस्ट लेते हैं वो आपका क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट की बात करें तो यहाँ पे टेस्टर की परफॉर्मेंस को पीर की परफॉर्मेंस से कंपेयर किया जाता है, यानी कि उसके जो एज ग्रुप के जो बंदे होते हैं, एक आपका एग्जामिनी है और बाकी जो है उसकी क्लास के बंदों के बीच में जो है, उस क्लास के बच्चों के बीच में जो है उनके साथ उसकी कंपैरिजन की जाती है, क्योंकि वो उसके जो है एज ग्रुप के होते हैं। तो ये आपका क्या है, नॉर्म रेफरेंस का एक एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें अदर एग्जाम्पल की, जैसे कि कोई बच्चे जो हैं रेस के अंदर दौड़ रहे हैं, ठीक है, रेसर हैं, वो दौड़ रहे हैं, तो उनमें से कोई थर्ड पोजीशन पे अगर आता है, ठीक है, ये पोजीशन थर्ड पोजीशन है, तो थर्ड पोजीशन ये किसका एग्जाम्पल है, नॉर्म रेफरेंस का टेस्ट का एग्जाम्पल है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का एग्जाम्पल, क्योंकि ये थर्ड पोजीशन दूसरों की दौड़ से, दूसरों की रेस से कंपेयर करते हुए जो है निकाली है कि उसकी पोजीशन थर्ड आई है, ठीक है, वो कितना दौड़ा है। नेक्स्ट अगर हम इसी के अंदर बात करें कि इस रेस के अंदर जो दौड़ा है उसने अगर टाइम की अगर बात की हो कि कितने टाइम में ये दौड़ पूरी की है, ठीक है, मान लो ये 100 मीटर की दौड़ है, ठीक है, ये वो पूरी करता है 15 मिनट के अंदर, या 400 मीटर की दौड़ 15 मिनट के अंदर ये पूरी करता है, ठीक है। तो ये जो 15 मिनट है, जो टाइम टेकन है उसके द्वारा, जो टाइम उसके द्वारा लिया गया है, ये क्राइटेरिया रेफरेंस का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं की गई है, ठीक है, ओनली टाइमिंग की बात की गई है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्राइटेरिया रेफरेंस का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, if the distribution of scores obtained by a group of examinees on a test is skewed negatively, then which of the following statement is false? यदि किसी परीक्षण में परीक्षार्थियों के द्वारा प्राप्त अंकों का वितरण स्पष्ट रूप से ऋणात्मक दिशा में विषम है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है के बारे में बात की गई है। मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेज क्रॉस द पासिंग कट स्कोर ऑफ द टेस्ट, या फिर द एवरेज डिफिकल्टी लेवल ऑफ द टेस्ट आइटम वाज लो, या फिर ये कहता है कि द मेन स्कोर ऑफ द एग्जामिनेज वाज मोर देन द मीडियन स्कोर, या फिर मॉडल वैल्यू वाज लेस देन द मेन बट मोर देन द मीडियन। तो यहाँ पे कौन सा जो है सही नहीं है, तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन डी, ठीक है। साथ ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कोर की बात कर लेते हैं, जिसमें आपका स्क्यूड नेगेटिवली आएगा, स्क्यूड पॉजिटिवली आएगा, और जो है जीरो स्क्यूड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है, ठीक है, वो कुछ इस तरह से होता है, और नेगेटिवली जो स्क्यूड होता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है जो पॉजिटिवली जो स्क्यूड है, यानी कि जो पॉजिटिवली जो तिरछापन है, इसी को हम राइट स्क्यू भी बोलते हैं, ठीक है, और इसको जो है हम बोलते हैं लेफ्ट स्क्यू, जो कि नेगेटिवली जो है स्क्यूड नेगेटिवली होता है। इनकी स्क्यूनेस होती ही क्या है, तिरछापन होता है, ठीक है। ये तिरछापन किस लिए होता है कि सांख्यिकीय वितरण की जो विषमता है, इसमें जो वक्र है या तो दाईं तरफ या फिर बाईं तरफ क्या होता है, तिरछा दिखाई देता है, ठीक है। तो नेगेटिवली स्क्यू जो लेफ्ट स्क्यू होता है आपका, वो लेफ्ट साइड में ज़्यादा लॉन्ग होता है, यानी कि देखो ये क्या है, लेफ्ट साइड में ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। और आपका जो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है ये राइट साइड के अंदर ज़्यादा लॉन्ग टेल होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है।
और नेगेटिव स्क्यूनेस के अंदर जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जो है मीडियन से कम होता है। यहाँ पे जो आपका जो होता है मीन, यहाँ पे होता है आपका मीडियन और यहाँ पे होता है आपका मोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपके जो मीन की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, मीन इज लेस देन मीडियन, ठीक है। यहाँ पे मीन की वैल्यू मीडियन से कम होती है, ठीक है। और यहाँ पे जो मोड की जो वैल्यू है वो हमेशा जो है मीन और मीडियन से ज़्यादा होती है। देखो यहाँ पे जो है मोड है और इन दोनों से इसकी वैल्यू क्या होएगी, ज़्यादा होएगी। ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The portfolio assessment technique as a part of pedagogical practice is used for the purpose of evaluating students and involve recording. पोर्टफोलियो आकलन जो तकनीक है शैक्षणिक प्रथाओं के भाग के रूप में छात्रों के मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये किस में प्रयोग की जाती है, लेबोरेटरी वर्क आफ्टर द एंड ऑफ ए सेमेस्टर, या फिर लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ए कोर्स, या फिर प्रोग्रेस इन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, या फिर रेडीनेस फॉर एन इम्पेंडिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, कि किसी समय अवधि में क्या करती है, ये स्टूडेंट की जो लर्निंग होती है परफॉर्मेंस होती है उसको क्या करती है, रिकॉर्ड करती है, ठीक है। तो पोर्टफोलियो असेसमेंट में जनरली क्या रखा जाता है, एक लर्निंग की एक डेवलपमेंटल प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये क्या होती है, लर्नर की जो है डेवलपमेंटल प्रोग्रेस रिपोर्ट, इसके नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट के वर्क का कलेक्शन होता है जो लॉन्ग पीरियड में गैदर किया जाता है। कि देखो यहाँ पे भी बोला गया कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी समय अवधि में जो है उसको रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है। तो ये जो रिकॉर्ड किए जाने वाली जो चीज़ें होती है, कई बार आपसे ये भी अभी मतलब आगे जो एग्जाम है उसमें ये पॉसिबिलिटी रहेगी कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि पोर्टफोलियो असेसमेंट में जो है कौन कौन सी चीज़ें आती है। जैसे कि पोर्टफोलियो असेसमेंट की अगर हम बात करें तो आपके जितने भी रिटर्न असाइनमेंट हैं वो आपके पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर आएंगे, ठीक है। आपने कोई भी ड्राफ्ट तैयार किया हुआ है ये आएगा, आपका कोई भी आर्ट वर्क हो सकता है, आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन हो सकती है, ये आपकी क्या है पोर्टफोलियो असेसमेंट टेक्निक के अंदर या पोर्टफोलियो असेसमेंट के अंदर आएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। An independent variable in an experimental study which is manipulated by the investigator at his will is technically known as इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर जो मैनिपुलेट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर के द्वारा अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, तो उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, तो उसको हम टेक्निकली बोलेंगे ट्रीटमेंट वेरिएबल, ठीक है। कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक वेरिएबल होता है जो इनकी रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। और ये जो इंटरफेयरिंग वेरिएबल होता है वही इंटरवेनिंग वेरिएबल होता है। और मॉडरेटर वेरिएबल क्या होता है, इंटरवेनिंग वेरिएबल किस तरह से रिलेशनशिप को या किस चीज़ को अफेक्ट करता है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है, ताकि हमें पता चल सके कि आप जो रिसर्च में कितना कुछ पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इंजीनियरिंग कंपनी वांट्स टू रिक्रूट फ्रेश ग्रेजुएट्स, ये फ्रेश ग्रेजुएट्स को रिक्रूट करना चाहती है किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए, यानी कि कुछ अलग सा वर्क है, स्पेसिफिक नेचर ऑफ वर्क है। कंपनी डिसाइड्स टू कंडक्ट ए सिलेक्शन टेस्ट, एक सिलेक्शन टेस्ट लेगी, किस टाइप का टेस्ट जो है ये लेगी, यानी कि किस टाइप का जो टेस्ट है वो अप्रोप्रिएट रहेगा इस पर्पज के लिए। मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, या फिर पर्सनैलिटी असेसमेंट। तो देखिए कोई भी कंपनी जब भी रिक्रूट करेगी तो उसके लिए जो टेस्ट अप्रोप्रिएट रहेगा वो आपका रहेगा एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अचीवमेंट टेस्ट जो है टीचर लेता है क्लास के अंदर बच्चों के अचीवमेंट देखने के लिए, उसने कितना जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी जो स्टूडेंट की मेंटल एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए जो है कंडक्ट किया जाता है। पर्सनैलिटी के ट्रेट्स के बारे में जानने के लिए जो पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट जो है पर्सनैलिटी असेसमेंट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, यहाँ पे दो स्टेटमेंट है, वन को लेबल किया गया है असर्शन के रूप में, अदर को लेबल किया गया है रीजन के रूप में। तो असर्शन क्या कहती है, द वैल्यू ऑफ रिलायबिलिटी कोफिशिएंट ऑफ ए टेस्ट, जो वैल्यू होती है रिलायबिलिटी कोफिशिएंट की वो वेरी करती है 0 से +1 के बीच में, बट कैन नॉट बी नेगेटिव, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है कहता है।
द कोरिलेशन ऑफ ए सेट ऑफ स्कोर विद इटसेल्फ और सेट ऑफ पैरेलल स्कोर कैन नॉट बी नेगेटिव। कहते हैं जो कोरिलेशन होती है सेट ऑफ स्कोर्स की इटसेल्फ के अंदर या फिर सेट ऑफ पैरेलल स्कोर के अंदर, वो भी नेगेटिव नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है कौन सा गलत है फ्रेंड्स, ये हम आपको बताएंगे यूजीसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो है दोनों सही है। ठीक है, और यूजीसी ये कहता है कि ये जो है इसकी सही व्याख्या भी है। अगर आपको क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये आपका प्रीवियस ईयर के एज इट इज़ क्वेश्चन आपके रखे गए हैं जो आपका ऑनलाइन पेपर हुआ था। ठीक है, जो कि 2021 का और 22 का जो है जनवरी तक का इसमें शामिल किया गया था। तो फ्रेंड्स आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि इसका राइट आंसर या फिर और किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है उसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या रहेगा, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, और जो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके गए हैं या नहीं कर रहे हैं तो मेरी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।